हेलो फ्रेंड्स, इट्स पंकज हियर। आई होप सो कि जो कल ग्रुप पे पर्टिकुलरली साइंस क्विज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आपने अच्छे से आंसर किया होगा। और अगर किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो यहाँ से समझ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन था बायो का। इसके थ्री पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में आपसे तीन सब डिवाइड करके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट था, नेम ऑफ द आर्टरी विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जो आर्टरी को कौन सी आर्टरी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। एंड सेकंड का था नेम ऑफ द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका होगा पल्मोनरी वेन। ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने ना 2 दिन पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था हार्ट का फंक्शन, जो सर्कुलेशन कैसे होता है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पल्मोन जो आर्टरी होती है वो नॉर्मली क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से लंग्स पे लेके जाती है, एक्सेप्शन होती है कि डी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। और जो पल्मोनरी वेन होती है, जो मतलब नॉर्मली जो वेन होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ, लंग्स टू हार्ट। ठीक है। अब जो सी वाला था कि टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स इन हार्ट विद देयर नेम, पहले बात है कि मतलब कितने नंबर ऑफ वॉल्व्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। तो ठीक है, वो 4 होते हैं, चारों में मैं आऊँगा नाम क्या उनके। पर लेकिन सबसे पहले डाउट है कि यार वॉल्व्स क्या होते हैं, और अगर वॉल्व्स पता भी क्या होते हैं तो उनका हार्ट में काम क्या होता है, तो उसी को पहले वॉल्स पे आते हैं। जो वॉल्स होते हैं उनकी कुछ इस टाइप की शेप होती है। तो इनका काम क्या होता है कि अगर कोई मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ पे ब्लड आ गया तो जो ब्लड यहाँ पे गया वो वापस यहाँ पे ना आ जाए। तो ये इनका फंक्शन होता है कि जो ब्लड होता है वो वापस जहाँ से गया था वहाँ पे वापस ना आ जाए। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि अगर यहाँ से अगर ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो अगर यहाँ पे जैसे फुल हो गया ब्लड, और फुल होने के जैसे ब्लड जो हार्ट होता है पंप करता था कि ब्लड आगे जाए, अगर यहाँ पे कोई वॉल्व भी नहीं होगा तब तो ब्लड ऊपर चला जाएगा। अगर जैसे प्रेशर अप्लाई होगा तो उस ब्लड को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और वॉल्व का कुछ शेप इस टाइप का होता है, मान लो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का वॉल्व प्रेजेंट है। तो जब ब्लड यहाँ से यहाँ तो अंदर जा रहा है और जैसे ही पूरा फुल हो जाएगा तो वॉल्व क्या होगा, ये इस टाइप में है ना, अगर इस टाइप में तो इस टाइप में होकर मतलब कि बंद हो जाएगा। तो पूरा बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ब्लड है वो वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये वो कुछ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और वॉल्व का फंक्शन भी बता दिया मैंने। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट वॉल्व होता है, फर्स्ट वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, और इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब कि क्योंकि इधर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इनको लिफलेट्स भी बोलते हैं, वो अलग पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में फर्स्ट वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल से बाद में ना आर्टरी किधर लेके जाती है, ये ब्लड लंग्स के पास में लेके जाती है। और लंग्स यहाँ से यहाँ पे जब जाता है तो जो पल्मोनरी आर्टरी होता है यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, और इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये सेकंड वॉल्व हो गया। अब जब ऑक्सीडेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं तो यहाँ पे वॉल्व नहीं होता है। ये जब यहाँ से लेके आते हैं, अब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं।
ठीक है। अब जो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से बाद में जो ब्लड होता है, मैंने बताया था कि एरोटा से पूरी एरोटा के सब डिविजन होते हैं, वहाँ से वो ऑर्गन्स और टिश्यूज तक जाता है। तो यहाँ से जो एरोटा जाते हैं, यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है और एरोटा से इसका नाम रख दिया एरोटिक वॉल। ठीक है, तो ये 4 वॉल्स और 4 वॉल्स के नाम, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि था फिजिक्स का क्वेश्चन था कि विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो बहुत सारे बच्चों ने 90% बच्चों ने स्टील दिया था, पर यार एक्सप्लेन 2 या 3 बच्चों ने किया था, तो एक्सप्लेन भी किया बोला साथ में, उसमें लिखा हुआ था रिजल्ट के साथ एक्सप्लेन करना, और कुछ ने रबर भी लिखा था। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। पहले इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचिनेस, ये दोनों पे आते हैं। ये दोनों जो होती है एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी जो स्ट्रेचिनेस होता है, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, और पहले तो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं होते, पहले ये समझ लेना। अब इलास्टिसिटी डिफरेंस आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्सेस। डीफॉर्मिंग फोर्सेस का मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर फोर्स लगाते हैं तो जो पर्टिकुलर फोर्स उसका ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज करता है, उन्हें हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्सेस। अब आता है स्ट्रेचिनेस। स्ट्रेचिनेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू इलोंगेट इजीली एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस। आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अलग अलग चीज़ की बात करी जा रही है। स्ट्रेचिनेस में हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना इलोंगेट, कितना स्ट्रेच हो सकता है, और इलास्टिसिटी में हम बात कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स, मतलब कि कितना फोर्स वो बेयर कर सकता है कि टूटे ना वो। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, की कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना फोर्स बेयर कर सकता है, अगर जो फोर्स को हम हटाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने यंग्स मॉड्यूलस सुना होगा। जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और जितना ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी होगी। जितना ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी। अब ये इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स बाय एरिया से, एंड स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जो मैंने आपको कहा था। एक हमने लिया स्टील और एक हमने लिया रबर। ठीक है, तो क्या हुआ कि मान लो मैंने इन दोनों पे लगाया 100 न्यूटन का टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दोनों का एरिया था 1 स्क्वायर यूनिट, और इसका जो लेंथ है वो कितना है 10 यूनिट है। अब ये सेकंड है रबर, इस पर भी मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका भी नॉर्मल लेंथ कितना था 10 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो मैंने 10 सेकंड तक फोर्स लगाया, 10 सेकंड बाद में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर आयरन है, आयरन की जो लेंथ होगी वो बढ़ के मान लो, मतलब कि कितने यूनिट से बढ़ गया, ये 1 यूनिट से बढ़ गया। ठीक है, और जो रबर है, रबर की लेंथ मान लो 5 यूनिट से बढ़ गई। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। इसका F बाई ए मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100 यूनिट, एरिया कितना था 1 स्क्वायर पर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, और चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आया 1 यूनिट, ओरिजिनल लेंथ कितना था 10, कितना है 1000। इसको निकाले तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस कितना आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना 5 बाई ओरिजिनल 10, कितना आ जाएगा 200।
इधर से क्या पता चल रहा है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस दोनों का सेम रहेगा, फर्क इधर आ रहा है स्ट्रेन में आ रहा है, ठीक है। और जो आयरन का हमारे पास आया वो कितना है 1000, और जो रबर का वो कितना आया 200। तो न्यूमेरिकल से भी हमें पता लग गया कि अगर यंग्स मॉड्यूल आयरन का ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी किसका ज़्यादा होगा, आयरन का होगा। रबर का यंग्स मॉड्यूलस कम है तो इसका इलास्टिसिटी भी होगा कम। एक मतलब समझाता हूँ एक और अच्छे से कि मान लो ये रबर है, किसी में जोश आया कि आज मैं रबर को बहुत मतलब पूरा एनर्जी लगा के पूरा फोर्स लगा के खींचूंगा। मान लो उसने नॉर्मल जो रबर होता है उसने रबर लिया और स्ट्रेच करता गया, स्ट्रेच उसको इलोंगेट करता गया। अब क्या होगा, मान लो उसने ना 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब क्या होगा, मतलब मान लो 1 मिनट बाद में क्या होगा, और उसको कुछ ज़्यादा इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, रबर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर उतने 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं आयरन पे लगाता तो क्या होगा, उसको दम लगाना था ना, तो उसने जैसे उतना फोर्स उसने लगाया, उतना एनर्जी उसने आयरन वाले पे लगाया, तो क्या होगा, वो मान लो 1 यूनिट से मतलब थोड़ा सा इलोंगेट, मतलब नेग्लिजिबल, मतलब कि नेग्लिजिबल इलोंगेशन होगा आयरन का। मतलब क्या समझ में आया कि जो आयरन है वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से बेयर कर पाता है, पर जो रबर है वो ज़्यादा अच्छे से बेयर नहीं कर पाता डिफॉर्मिंग फोर्सेस को। तो ये जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को बेयर कर पाएगा उसका इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, जो उसको बेयर नहीं कर पाएगा उसका स्ट्रेचनेस ज़्यादा होगा, मतलब उसका इलास्टिसिटी कम होगा। ये था सेकंड का आंसर एंड सॉल्यूशन। अब थर्ड वाले पे आते हैं, जो कि था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ इफेक्ट किस से इफेक्ट होती है रेट ऑफ रिएक्शन। पहले रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब कि कितना फास्ट एंड कितना स्लो, कितना फास्ट है कितना स्लो है। रिएक्शन का मतलब या रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है पहले हम उस पे आते हैं। मान लो ये कोई एरिया हमने ले लिया और इधर कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ मॉलिक्यूल्स थे। अब क्या होता है, ये वेले तो बैठे नहीं होते, आपको पता है, तो ये क्या होता है, इनको मतलब कि वेला बैठने इनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुछ ना कुछ इनको करना ही करना है। तो क्या होता है, ये सोचता क्या करें, तो ये करते एक दूसरे से टकराना स्टार्ट, मतलब कुछ याद कुछ समझ में नहीं आता तो एक दूसरे से टकराना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब क्या होता है, टकराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब क्या होता है कि पर्टिकुलर लिमिट होती है एनर्जी की, बल्कि एक लिमिट आ जाती है एनर्जी की, मतलब उस लिमिट को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे अगर वो आ गए, मतलब जो उसकी एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गई, तब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम ही एनर्जी रिलीज हो रही तब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी तक आ गई, उससे ज़्यादा एनर्जी है उन्होंने रिलीज कर दी, तो रिएक्शन प्रोस्पोंड स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता लगे रिएक्शन क्या होती है, और रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तक आना जरूरी है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो फर्स्टली इफेक्ट कौन करता है। फर्स्ट हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। मान लो वो एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में अब क्या सिर्फ 4 पार्टिकल है। अब 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल को आपको पता है टकराएंगे, ये टकराएंगे, लेकिन क्या होगा, मान लो एक पार्टिकल 2 से पार्टिकल से टकराएगा, तो क्या होगा, मान लो अगर एक पार्टिकल तीनों पार्टिकल से भी टकरा, लेकिन जो एनर्जी और एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी, जो एनर्जी है वो सिर्फ कम ही रिलीज होगी, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ होता है, पार्टिकल्स कम है मतलब कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा मतलब एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी कम रिलीज होगी मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी तक तो मतलब कि एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगी, तो रिएक्शन ही मतलब कि स्टार्ट ही नहीं, मतलब जो रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैंने इसकी जगह 4 की जगह अगर मैंने मान लो बहुत सारे 100 पार्टिकल ले लिए इतनी से स्पेस में, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो कोलिजन सारे के सारे पार्टिकल जो कोलाइड करेंगे वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी
वो ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब कि जो एक्टिवेशन एनर्जी तक है वो उससे भी ज़्यादा पहुंच जाएंगे जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि रिएक्शन तो स्टार्ट होगी पर जो रेट होगा उसका क्या होगा, फास्ट होगा, वो ज़्यादा जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 पार्टिकल एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं पहुंचेंगे, वो भी पहुंचेंगे, लेकिन मान लो 2 घंटे बाद में पहुंचेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा पार्टिकल है तो वो मान लो 1-2 घंटे की जगह वो आधे घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि उनका रेट ज़्यादा क्योंकि कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है पार्टिकल्स का, तो ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ये फर्स्ट पे था। अब सेकंड पे आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, मान लो इधर 100 पार्टिकल्स, ये नॉर्मल कोलिजन कर रहे थे, अपना कोलाइड कर रहे थे एक दूसरे से। अब मैंने क्या हुआ, इधर टेम्परेचर, मैंने इनको टेम्परेचर दिया, मतलब अब टेम्परेचर दूंगा तो इधर क्या इंक्रीज होगी, इधर हीट इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज होगी मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पे और ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, और ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे, मतलब कि रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है उनकी। अब आधे घंटे की जगह वो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये था टेम्परेचर सेकंड। थर्ड प्रेशर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा, मान लो मैंने इधर मेरे पास में 6 पार्टिकल है, मैंने इधर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रखा, तो क्या होगा, ये नॉर्मल अपनी कोलिजन्स कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैंने इधर प्रेशर अप्लाई कर दिया, मतलब कि मैं इनको कंप्रेस कर दूंगा, तो क्या होगा, कोलिजन बहुत कम कोलिजन हो पाएंगे इनके बीच में। तो क्या होगा, कोलिजन कम हो पाएंगे, मतलब कि अगर पहले इतने जगह में कोलिजन कर रहे थे, पहले ज़्यादा कोलाइड कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, मैंने कंप्रेस कर दिया इनको, तो मतलब कि अब जो स्पेस है कोलिजन करने के लिए बहुत कम बच गई, मतलब कि जो कोलिजन है बहुत कम होंगे, मतलब एनर्जी भी क्या रिलीज होगी, कम होगी, मतलब कि रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ आप मान सकते हो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या साइज ऑफ रिएक्टेंट, इससे कैसे अफेक्ट होगा, इससे ऐसा हुआ कि मान लो ये पर्टिकुलर एरिया मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरे पास में 6 पार्टिकल, लेकिन 6 पार्टिकल है, लेकिन और एरिया भी मैंने उनको अच्छा खासा देखा, लेकिन वो पार्टिकल कैसे बहुत बड़े बड़े हैं। तो खुद बताओ वो ज़्यादा कोलाइड होंगे, कम कोलाइड होंगे, वो ये कम कोलाइड होंगे, क्योंकि उनका खुद ही का सरफेस एरिया उन्होंने इतना ज़्यादा ले रखा कि अभी कोलिजन ही बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि इनका साइज इंक्रीज कर दिया। पर अब क्या होगा, किसी का मन करा उसने इन पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग से मतलब कि काट दिया और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने ही सरफेस एरिया में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड मतलब अब ये पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ज़्यादा एनर्जी मतलब रेट बढ़ जाएगी उनकी पर्टिकुलर रिएक्शन की। ये हो गया सरफेस एरिया। अब जो लास्ट आता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, पहले तो कैटेलिस्ट मतलब एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसी को कम कर देते हैं। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स टकरा रहे थे वो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो कम एनर्जी में ही वो रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंजाइम ने उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया है। तो ये कैटेलिस्ट का इफेक्ट होता है। अब कैटेलिस्ट कैसे करता है, या तो कैटेलिस्ट क्या करेगा, जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देगा, या जो पार्टिकल का साइज है उसको छोटा कर देगा, मतलब अलग अलग काम होता है कैटेलिस्ट का। तो एनर्जी कम करेगा तो कम एनर्जी में वो जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएंगे और रिएक्शन जल्दी स्टार्ट कर देंगे, मतलब रेट इंक्रीज होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तीनों क्वेश्चन थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। एंड थैंक, और किसी को कोई डाउट है, क्वेरीज हो, डाउट मतलब कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।